3 जनवरी 2026 की रात 450 अमेरिकी लड़ाकू विमान वेनेजुएला की राजधानी कराकास के आसमान को चीर रहे थे। और जमीन पे थे डेल्टा फोर्स के कमांडो। कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर से पकड़ लिया गया। सुबह होते होते अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तस्वीर पोस्ट की। आंखों पर पट्टी, कानों में हेडफोन लगाए माधुरो। ऐलान हुआ, हम वेनेजुएला चलाएंगे, अमेरिकी कंपनियां वहां का तेल निकालेंगी और हमारे खर्चे की भरपाई करेंगी। इसे नाम दिया गया नार्को आतंकवाद के खिलाफ जंग। पर क्या ये सच में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करने का एक नया साम्राज्यवादी खेल था? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। सभी का स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम उस घटना की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सच में चौंका दिया था। जनवरी 2026 में वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। तो चलिए सीधे उस रात पर चलते हैं, 3 जनवरी 2026। बिल्कुल। उस रात अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। नहीं, आंकड़े तो यही बताते हैं। लगभग 150 अत्याधुनिक विमान। हाँ, हम बात कर रहे हैं F-22 रैप्टर और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स माने जाते हैं। इनका पहला काम था वेनेजुएला के आसमान पर पूरी तरह से कब्जा करना। और जैसे ही ये हुआ, जमीन पर उतरे डेल्टा फोर्स के स्पेशल कमांडो। और उनका पहला कदम क्या था? उनका पहला कदम था पूरे कराकस शहर की बिजली काट देना। अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ये क्लासिक शॉक एंड नॉ टैक्टिक थी। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया। वो टारगेट्स क्या थे? टारगेट्स बहुत ही सटीक और सोचे समझे थे। मुख्य रूप से सैन्य ठिकाने जैसे कराकस का ला कार्लोटा एयरबेस और देश का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स फोर्ट ट्यूना। अच्छा। सैटेलाइट तस्वीरों से जो बाद में पता चला वो ये था कि 5 बड़े गोदाम तबाह हो चुके थे, दर्जनों सैन्य गाड़ियां जल चुकी थीं। पर एक टारगेट था जो सबसे खास था। वो क्या था? वो था एक रूसी BUK M2E सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। BUK M2E, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। इसकी इतनी क्या अहमियत थी? इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। देखिए, कोई मामूली हथियार नहीं है। ये ऊंचाई पर उड़ते विमानों को मार गिराने में माहिर है। इसे नष्ट करना अमेरिका की पहली प्राथमिकता थी, ताकि उनके जो अरबों डॉलर के F-22 और F-35 विमान थे वो सुरक्षित रहें। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी डिटेल थी। बिल्कुल। और इस पूरे ऑपरेशन में रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 80 लोग मारे गए, जिनमें 32 क्यूबा के सैन्य और खुफिया अधिकारी भी शामिल थे। 2 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर आई। और फिर जब शहर में ये सब चल ही रहा था, सुबह 5:21 पर एक तस्वीर आती है अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रुथ सोशल अकाउंट से। और वो तस्वीर वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। उसमें राष्ट्रपति मादुरो थे, आंखों पर पट्टी, कानों पर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, और उन्होंने एक नाइकी का स्वेट सूट पहना हुआ था। उन्हें हेलीकॉप्टर से सीधा न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा था। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक तरह का, क्या कहें, सार्वजनिक अपमान था। बिल्कुल। ये एक सोचा समझा पावर प्ले था, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी देश के प्रमुख के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था। ये सब किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, लेकिन असल दुनिया में इतने बड़े और विवादास्पद कदम के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। तो आधिकारिक तौर पर दुनिया को क्या कहानी बताई गई? अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, आधिकारिक तौर पर 3 मुख्य कारण बताए गए। पहला और सबसे बड़ा था 2020 का नार्को टेररिज्म का आरोप। अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो और उनके साथियों पर नशीली दवाओं की तस्करी का संगीन आरोप लगाया था। $15 मिलियन का इनाम भी रखा था। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। और दूसरा? दूसरा, उन्होंने दावा किया कि मादुरो सरकार ट्रेन दी अरागुआ जैसे खतरनाक गैंग्स को जानबूझकर अमेरिका भेज रही थी ताकि वहां अस्थिरता फैलाई जा सके। और तीसरा कारण शायद चुनाव से जुड़ा था, है ना? हाँ, तीसरा कारण था 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप। और ये सिर्फ अमेरिका का आरोप नहीं था। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी कहा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए थे। एक मिनट, इस बात में तो दम लगता है। 2024 के चुनाव में धांधली के आरोप तो काफी गंभीर थे और कई लोगों ने माने भी थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि बाकी के कारण सिर्फ बहाना थे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। चुनाव वाले आरोप में वजन था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बाकी दावों की गहराई से जांच की गई तो तस्वीर थोड़ी धुंधली नजर आई।
जैसे पीबीएस जैसी संस्था ने अपनी जांच में पाया कि माधुरू सरकार द्वारा अमेरिका में संगठित तरीके से गैंग भेजे जाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और वो जो कार्टेल ऑफ द सन्स की बात होती है, उसका क्या? हाँ, कार्टेल ऑफ द सन्स, कई लैटिन अमेरिकी अपराध विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कोई मेक्सिको के कार्टेल जैसा संगठित समूह है ही नहीं, बल्कि ये सरकार और सेना के अंदर फैला भ्रष्टाचार का एक ढीला ढाला नेटवर्क है। तो जब आधिकारिक कारण उतने मजबूत नहीं लगते, तो सवाल उठता है कि असली वजह क्या थी। और यहीं पर वो पुरानी कहावत सामने आती है, इट्स ऑल अबाउट द ऑयल। तेल। बिल्कुल। और इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यहाँ हमें अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी लाग लपेट के पूरी दुनिया के सामने साफ साफ कह दिया। उनके शब्द थे, और मैं कोट कर रहा हूं, हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक सत्ता का सुरक्षित हस्तांतरण नहीं हो जाता। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आपका देश चलाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, अमरीकी तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अरबों डॉलर का निवेश करेंगी और देश के लिए पैसा कमाएंगी। और फिर वो लाइन आई जिसने सबको चौंका दिया। अमरीका को वेनेजुएला के तेल राजस्व के जरिए इस ऑपरेशन पर हुए खर्च की भरपाई की जाएगी। ये तो सीधे सीधे कहना हुआ कि हम तुम्हारे संसाधन बेचकर अपना खर्चा निकालेंगे। ये किसी कूटनीतिक बयान जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये सीधे तौर पर संसाधन साम्राज्यवाद यानी रिसोर्स एम्पीरियलिज्म है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा, दुनिया के कुल भंडार का लगभग 70%। ये तो वही पैटर्न दोहराता है जो हमने इतिहास में देखा है। 1953 में ईरान, 1991 में कुवैत, 2003 में इराक। बिल्कुल वही पैटर्न है। जहां जहां तेल के बड़े भंडार हैं, वहां वहां सैन्य हस्तक्षेप का एक लंबा और रक्त-रंजित इतिहास रहा है। तो एक तरफ अमेरिका तेल और सत्ता की बात कर रहा था, लेकिन वेनेजुएला के अंदर आम लोगों पर इसका क्या असर हो रहा था? वहां का माहौल कैसा था? वहां का माहौल बहुत ही जटिल और बटा हुआ था। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी जहां सब लोग जश्न मना रहे हों या सब लोग दुखी हों। अच्छा। हाँ, एक बड़ा तबका था जिसने वाकई राहत की सांस ली। ये वो लोग थे जो सालों से माधुरू के शासन, भयानक आर्थिक संकट और मानवाधिकारों के हनन से तंग आ चुके थे। विदेशों में बसे वेनेजुएला के लोगों ने तो फ्लोरिडा से लेकर मैड्रिड तक सड़कों पर जश्न मनाया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कोई अपने देश पर हुए हमले का जश्न कैसे मना सकता है। इसे समझने के लिए हमें उनकी बेबसी को समझना होगा। ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए क्योंकि वहां खाने को नहीं था, दवाइयां नहीं थी। बीबीसी से बात करते हुए एक महिला ने कहा, आखिरकार हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। उसके लिए तानाशाही से मुक्ति थी, चाहे वो किसी भी कीमत पर आई हो। और सिक्के का दूसरा पहलू, वो लोग जो इस हमले से डरे हुए थे, वो एक बहुत बड़ा तबका था, डर, चिंता और राष्ट्रीय अपमान की भावना। कराकास में एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ये मिसाइलें सिर्फ सरकार पर नहीं गिर रही, हम आम लोगों पर भी गिर रही हैं। अमेरिका हमारे संसाधन चुराने आया है। उन्हें डर था कि देश में और खून खराबा हो सकता है। बिल्कुल। और उन्हें इस बात पर भी गहरा शक था कि अगर अमेरिका तेल निकालेगा भी तो उसका फायदा आम वेनेजुएला के लोगों तक पहुंचेगा या नहीं। इस पूरी स्थिति की जो मानवीय पीड़ा है, वो एक रिटायर्ड महिला के शब्दों में झलकती है। उसने रोते हुए कहा, मैं दुखी हूँ, वो भी एक इंसान है। अगर वो साम्राज्य के हाथों में है तो उसे भगवान के सिवा कोई नहीं बचा सकता। ये बयान राजनीति से परे एक इंसान के दर्द को दिखाता है। और जाहिर है वेनेजुएला की सरकार ने इस कार्रवाई को अपहरण और साम्राज्यवादी हमला कहा और देश में आपातकाल लगा दिया। इस घटना ने सिर्फ वेनेजुएला को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी जिन पर पिछले 70-80 सालों से दुनिया चल रही है। हाँ, इसने उन नियमों को तार-तार कर दिया जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया टिकी है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, खासकर उसका आर्टिकल 24, साफ तौर पे कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे मूल सिद्धांत है। कई विशेषज्ञों ने इसे आक्रामकता का अपराध यानी क्राइम ऑफ अग्रेशन कहा। ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बाद जहां नाजी अधिकारियों पर मुकदमा चला था, आक्रामकता के अपराध को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अपराध कहा गया था, क्योंकि इसी एक अपराध से युद्ध के बाकी सारे अपराध जन्म लेते हैं। तो जब विशेषज्ञ ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला है। और दुनिया के बाकी देशों का क्या कहना था इस पर? दुनिया लगभग 2 हिस्सों में बंट गई।
खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया। ब्राजील, चीन, रूस, ईरान, इन सब देशों ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। और अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस हुई होगी। बहुत गहरी बहस। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार ने अपने संपादकीय में इसे नए जमाने का साम्राज्यवाद कहा। ये दिखाता है कि ये कितना विवादास्पद कदम था। और इसका सबसे बड़ा खतरा शायद यही है कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सोच को बढ़ावा देता है ना? बिल्कुल, माइट मेक्स राइट। ये एक ऐसा दरवाजा खोलता है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की जगह सैन्य शक्ति ले लेती है। अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल को कोई और शक्तिशाली देश अपने पड़ोसी के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक विचार में समेटना हो तो वो शायद राष्ट्रीय अहंकार या नेशनल एरोगेंस होगा। इसे कई स्तरों पर देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। पहला है कानूनी अहंकार। ये मानना कि आपका देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर है और यूएन चार्टर आप पर लागू नहीं होता। दूसरा, आर्थिक अहंकार। ये मानना कि आप किसी दूसरे देश के संसाधन पर अपना हक जता सकते हैं। और तीसरा, राजनीतिक अहंकार। ये ऐलान करना कि आप उस देश को चलाएंगे। ये किसी देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के बजाय एक कॉलोनी की तरह देखने जैसा है। तो इस पूरी कहानी से कुछ बड़े सबक भी मिलते हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है कि नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध का नारा अक्सर भू राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को साधने के लिए एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1989 में पनामा पर हमले के वक्त भी यही हुआ था और यहाँ भी वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। दूसरा सबक शायद अमेरिका के अंदर से ही आता है। जैसा आपने कहा कि वहां इस पर गहरी बहस थी। अंदरूनी राजनीतिक दरार को दिखाता है। कई प्रमुख डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने इस ऑपरेशन को अवैध और खतरनाक बताया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कड़ी निंदा की। तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जिस पर पूरा अमेरिका एकमत था। और तीसरा और सबसे अहम सबक क्या है? सबसे अहम सबक यह है कि सैन्य जीत कभी भी राजनीतिक समाधान की गारंटी नहीं होती। आपने मादुरो को हटा दिया, ठीक है, लेकिन वेनेजुएला की जो असल समस्याएं हैं, गहरी गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा का खतरा, क्या वो रातों रात गायब हो गई? नहीं, बल्कि शायद और भी जटिल हो गई। बिल्कुल। एक बाहरी ताकत के हस्तक्षेप ने वहां सत्ता का एक शून्य बना दिया, जिसे भरने के लिए कई गुट आपस में लड़ सकते हैं, जिससे देश और भी गहरे संकट में फंस सकता है। तो यहाँ हम एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जब एक शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़कर किसी दूसरे देश के भविष्य का फैसला करने लगता है, तो क्या ये दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाता है या फिर एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाता है जहां किसी भी देश की संप्रभुता सुरक्षित नहीं है? ये सवाल सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, हम सब के लिए है। इस गहरी और जटिल चर्चा पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का हस्तक्षेप कभी भी जायज ठहराया जा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली पड़ताल का हिस्सा बन सकें।